किस हार की बात कर रही हो कुसुम? अनिकेत आश्चर्यचकित होकर बोला। कुसुम अभी अभी कीर्तन से लौटी थी और वहाँ होने वाली बातें अनिकेत से साझा कर रही थी। पता नहीं अनिकेत, जब मैं कीर्तन में पहुंची तो उन लोगों का मेरी ओर ध्यान नहीं था। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनने लगी। वो लोग किसी हार को लेकर हमारे परिवार के बारे में बात कर रहे थे। मुझे देखा तो सब इधर उधर की बातें करने लगे। कुछ तो सुना होगा। बस इतना ही कि उस हार के चलते कैसे तुम्हारे पिता और चाचा में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। और क्या कुसुम? बोलो, चुप क्यों हो गई? वो लोग कह रहे थे कि देखते देखते हम लोग राजा से रंग हो गए और हमें हमारी पुश्तैनी हवेली छोड़नी पड़ी। अनिकेत, वो लोग किस हवेली की बात कर रहे हैं? तुम्हें तो पता होगा। नहीं कुसुम, जब से मैंने होश संभाला, इसी घर को देखा, मैं नहीं जानता किस हवेली की बात कर रहे थे। माँ जानती हो शायद, कुसुम ने कहा। शायद, चलो पूछते हैं। अनिकेत और कुसुम धनवंती जी के कमरे की ओर चल दिए। माँ, अनिकेत ने आवाज लगाई, अरे तुम दोनों आओ, अंदर आ जाओ। माँ, कुछ पूछना था, अनिकेत ने धीरे से कहा। क्या पूछना था? कहीं घूमने जाना है? धनवंतरी जी पास पड़े कपड़ों की तह करने लगी। माँ लाइए, मैं कर देती हूँ, आप रहने दीजिए। कुसुम ने धनवंतरी जी के हाथों से कपड़े लिए और तह बनाने लगी। माँ, क्या हमारी कोई पुश्तैनी हवेली भी थी? यह सुनते ही धनवंतरी जी के हाथ से तह बनाते कपड़े छूटकर नीचे गिर गए। वो कुछ नहीं बोली और नीचे झुककर कपड़े उठाने लगी। माँ रुकिए, मैं उठाती हूँ। यह कहते हुए कुसुम पुनः कपड़े तह करके रखने लगी। माँ, आपने जवाब नहीं दिया। अनिकेत धनवंतरी जी के चेहरे को गौर से देखते हुए बोला। किस बात का बेटा? माफ करना, मैं सुन नहीं पाई। माँ, यही कि क्या हमारी कोई पुश्तैनी हवेली है? अनिकेत फिर बोला। कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है अनिकेत? अगर हवेली होती तो क्या हम यहाँ इस छोटे से घर में जिंदगी बिता रहे होते? माँ, तो यह गांव वाले क्या बात कर रहे थे कि एक हार की वजह से हमारी खुशियाँ छिन गई और हम गरीब हो गए। किसने कहा? और कौन सी हवेली? एक बात बता, किस बात की कमी रही जिंदगी में तुझे? खुशहाल जीवन, छोटा परिवार, प्यारी सी बहू कुसुम। तो फिर जरा बता, कौन सी खुशियाँ छीनी है हमारी? कुसुम बेटा, गांव वाले किसी और की बातें कर रहे होंगे, तुम्हें ही सुनने में भूल हो गई होगी। बेटा जरा चाय बना दो, आज सिर में दर्द हो रहा है। धनवंतरी जी इतना कहकर बाहर चबूतरे पर रखी आराम कुर्सी पर बैठ गई। कहा था ना मैंने, हमारी कोई भी हवेली नहीं है। मेरा बचपन यहीं इसी घर में बीता है। बेकार में ही माँ को परेशान कर दिया। नहीं अनिकेत, कुछ तो सच्चाई है, आप मानो या ना मानो, पर माँ की बेचैनी बता रही है कि कोई सच है जो आज तक हमसे छुपा था, वो बाहर आने वाला है। मुझे सुनने में कोई गलतफहमी नहीं हुई है, वो हमारी बातें ही कर रहे थे। कुसुम अपनी बात पर अड़ी थी। ठीक है माना, अगर कुछ है भी तो कोई वजह तो होगी जो माँ यह सच हमसे छुपाना चाहती है। कुसुम, हम अपने जीवन में बहुत खुश है, तो फिर भूतकाल की बातें जानकर क्या फ़ायदा? पर अनिकेत, अगर कोई सच्चाई है तो वो हमें भी पता होना चाहिए ना। ठीक है, मैं पता लगाने की कोशिश करूँगा। तुम चाय ले आओ, मैं माँ के पास जा रहा हूँ। अनिकेत चला गया। अनिकेत बाहर आया तो देखा
माँ आंखें बंद किए आराम कुर्सी पर बैठी थी। उसे लगा धनवंतरी जी सो गई, तो वह चुपचाप पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। माँ चाय। तभी कुसुम ने बिना देखे आवाज लगाई, कुसुम, माँ सो गई, धीरे बोलो। दोनों की आवाज सुनकर धनवंतरी जी आंख खोलकर बोली, अरे नहीं बच्चों, सो नहीं रही, बस सिर दर्द हो रहा है, इसीलिए आंखें बंद किए थी। कुसुम अंदर जाकर बाम ले आई। माँ, लाइए बाम लगा देती हूँ। फिर इधर उधर की बातें होती रही और सब अपने काम में लग गए, पर कुसुम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दूसरे ही दिन कुसुम रास्ते में रामवती काकी को रोक लेती है। अरे काकी, कैसी हो? आज अकेली? सुधा भाभी नहीं आई? अरे बहुरिया, घर घर माटी के चूल्हे हैं, कब टूट जाए पता नहीं। आज उसके घर में भी बहुओं में झगड़ा हो गया, तो बस वही सुलझा रही है बेचारी। ओ हाँ काकी, जब घर के झगड़े बेहिसाब बढ़ जाते हैं तो लोगों को अपने घर तक छोड़ने पड़ते हैं, जैसे माँ को छोड़ना पड़ा। कुसुम ने तुरंत अपनी बात रख दी। रामवती काकी तजुर्बेकार थी। वो कुसुम की बात समझकर तुरंत बोली, चलती हूँ बहू, घर पर काम पड़ा है। काकी, आपको क्या काम? चार चार बहुएं हैं आपकी, सभी इतनी गुनी है, आप कहीं मेरी बातों के जवाब से तो नहीं कतरा रही? बोलिए ना काकी। रामवती कुसुम के सवाल पर निरुत्तर हो गई। काकी, मैं माँ से कुछ नहीं बताऊंगी, मेरा वादा है आपसे। ठीक है, बताती हूँ, पर यहाँ बात करना ठीक नहीं है, एकांत में चलकर बैठते हैं। दोनों एकांत में जाकर बैठ गई। रामवती काकी ने अतीत की परतों को खोलना शुरू कर दिया। अनिकेत के पिता गौतम और चाचा गोपाल सौतेले भाई थे। उनके पिता होशियार सिंह की गांव के जमींदार से गहरी मित्रता थी। अनिकेत के दादा अनाज का कारोबार करते थे। उनकी 2 मंजिला सुंदर हवेली बनी हुई थी। हवेली वो कहाँ है? पहले पूरी बात सुन लो कुसुम बहू, फिर नहीं पूछोगी कि हवेली कहाँ है। जब होशियार सिंह बीमार हुए तो सारा कारोबार अनिकेत के पिता गौतम के कंधे पर डाल दिया और एक दिन दुनिया से विदा हो गए। यह बात गोपाल और उनकी माँ निर्मला देवी को हजम नहीं हुई। बस वहीं से उन्होंने षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए। गौतम और धनवंतरी दोनों ही बड़े सीधे साधे इंसान थे। दोनों षड्यंत्रों से अनजान अपना कर्तव्य निभा रहे थे। जब अनिकेत का जन्म हुआ तो गोपाल खुशी दिखाता हुआ उसके लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आया, साथ ही धनवंतरी के लिए हीरे का हार। भाभी, यह लीजिए मेरी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। देवर जी, इसकी क्या आवश्यकता थी? सब कुछ तो है मेरे पास। भाभी, यह बेशकीमती हीरा है। गोपाल कुटिल मुस्कान के साथ बोला, इस हीरे की कीमत करोड़ों में है। क्या इतना महंगा हीरा तुम कहाँ से लाए? नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले सकती, तुम्हारे भैया इस फिजूल खर्ची के लिए नाराज होंगे। धनवंतरी बोली, आपको मेरी कसम भाभी, इसमें भैया का एक पैसा नहीं लगा है। सच्ची भाभी, विश्वास कीजिए भाभी, बहुत दिनों से जमा कर रहा था कि जब भी मेरा भतीजा या भतीजी इस दुनिया में आएगा तो मैं अपनी भाभी को सबसे महंगा तोहफा दूंगा। धनवंतरी वो हार पहन लेती है। उसे क्या पता कि वो चोरी का हार था। दरअसल वो जमींदार की बहू का हार था, जिसे गोपाल ने पैसे देकर चोरी करवाई थी। शाम को हवेली में बहुत जोर शोर से अनिकेत के जन्म का उत्सव मनाया जा रहा था। जमींदार का पूरा परिवार आया था और धनवंतरी गोपाल का दिया हुआ हार पहनी थी। जमींदार की बहू नूतन धनवंतरी को तोहफा देने आई तो हार देखकर उसने कोहराम मचा दिया। माँ, बाबूजी, विक्रम जी, देखिए, यह रहा मेरा हीरे का हार जो चोरी हो गया था। धनवंतरी घबरा गई, बोली, नूतन जीजी, ये क्या कह रही हो आप?
यह आपका हार नहीं है, यह तो आज ही मुझे देवर जी ने तोहफे में दिया है। देवर जी बोलिए, ये क्या कह रही हो भाभी, मैं इतना महंगा हार कैसे दे सकता हूँ? मुझे तो महीने का खर्च भी भैया से मांगना पड़ता है। गोपाल सफाई से झूठ बोल गया। क्यों झूठ बोल रहे हो देवर जी? ये सारे खिलौने और ये हार आप ही तो लेकर आए थे। माँ जी आप बताइए, आपके सामने ही तो दिया इन्होंने मुझे। वाह बहू वाह, कुछ बुरा हो तो मेरा बेटा। नूतन बहू मुझे नहीं पता सच और झूठ, मैंने तो गौतम को हार पहनाते देखा है बस, और यही सच है। माँ, गौतम और धनवंतरी भौचक के रह गए। तभी गांव के प्रधान बोले, जमींदार साहब, हो सकता है यह हार आपकी बहू के हार जैसा हो। गौतम ऐसा कुछ नहीं कर सकता, नूतन बहू को ही कुछ शायद गलतफहमी हो गई हो। नहीं प्रधान काका, इस हार में मेरा और विक्रम जी दोनों के नाम का वी और एन बना है। यह देखिए, यह मैंने डिजाइन करवाई थी। आपको विश्वास नहीं है तो चलिए सुनार के पास। हार को लेकर गौतम और गोपाल में झगड़ा होने लगा। सच बता दे गोपाल, वरना पुलिस में शिकायत कर दूंगा। बोल कहाँ से और कैसे लाया हार? गौतम ने गोपाल पर हाथ उठा दिया। भैया बस कीजिए, बड़े के नाते आपका लिहाज कर रहा हूँ तो आप उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मैं क्या जानूँ हार कहाँ से आया? अंकल आप मेरा यकीन कीजिए, मैं सत्य कह रहा हूँ। गौतम बस बहुत हुआ, या तो सच बोल दो वरना मुझे कोई एक्शन लेना होगा। मेरे घर तेरा ही आना जाना लगा रहता है। गोपाल तो 1 साल से नहीं आया। अंकल कैसी बात कर रहे हो आप? आप तो मेरा यकीन कीजिए, मैं निर्दोष हूँ, मुझे नहीं पता गोपाल के मन में क्या है, वो झूठ क्यों बोल रहा है। तो तुम अपनी गलती नहीं मानोगे तो अब मुझे मजबूरी में पुलिस बुलानी पड़ेगी। विक्रम जरा पुलिस थाने में फ़ोन तो मिलाओ, तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जमींदार क्रोध में भरकर बोले, अंकल जी हमारा विश्वास कीजिए, यह हार देवर जी ही लेकर आए थे, ये सच बोल रहे हैं। धनवंतरी रोने लगी। पुलिस को फ़ोन मत कीजिए जमींदार साहब, होशियार सिंह की इज्जत और दोस्ती का ख्याल कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, सच और झूठ मैं नहीं जानता, पर गौतम कोई गलत काम नहीं कर सकता, यह मैं विश्वास से कह सकता हूँ। प्रधान जी बोले, क्यों प्रधान, गौतम ने कोई लालच दिया है तुम्हें जो तुम उसका इतना पक्ष ले रहे हो? निर्मला देवी बोली, यह गौतम जिसे मैंने सगे बेटे से ज़्यादा प्यार किया, वो मेरे बेटे को झूठे केस में फंसाकर खुद सारी दौलत पर ऐश करना चाहता है। माँ आप गलत समझ रही हो। आप मुझे जानती हो कि मैं सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता। मैं अब सब समझ गई हूँ गौतम, गोपाल के पिता नहीं है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। अभी मैं जिंदा हूँ। निर्मला देवी रोने लगी। सुन प्रधान, तेरे कहने पर पुलिस तो नहीं बुलाऊंगा, पर इस गौतम को चोरी करने की सजा तो अवश्य मिलेगी। अब मेरी बहू किसी की उतरन नहीं पहनेगी। अब या तो यह हार की कीमत अदा करे या इसी समय यह हवेली छोड़ दे। क्या अंकल, आप तो जानते हैं हम लोग हीरा खरीदने की ताकत नहीं रखते, फिर मैं कहाँ से इस हीरे की कीमत चुकाऊंगा? यह तो चोरी करने से पहले सोचते। तुम्हारी वजह से अब बुढ़ापे में दर दर भटकना पड़ेगा। माँ आप तो ऐसा मत बोलो, यह ऐसे नहीं मानेगा पिताजी। इसका मुंह काला करो और गांव में घुमाओ, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। विक्रम गुस्से से बोला, लगता है यही करना होगा। जमींदार साहब बोले, गोपाल की चाल कामयाब हो गई थी। यह सब विक्रम और गोपाल की मिली भगत थी, जिससे जमींदार साहब भी अनजान थे। विक्रम, अगर तुम इस योजना में मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम मेरी मदद करोगे गोपाल? औकात देखी है अपनी, हर जरूरत के लिए तो गौतम के आगे हाथ फैलाते हो। यह तो मेरी मजबूरी है, मगर तुम मेरी मदद करते हो तो फिर मुझे किसी के आगे
हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। वो कैसे? और मैं क्यों मदद करूं? तुम भी तो यह चाहते हो कि जमींदार साहब की सारी जायदाद तुम्हें अकेले को मिले, पर जमींदार साहब एक ऐसा जमाई ढूंढ रहे हैं जो उनके साथ रहकर उनकी बेटी को संभाले। ऐसे व्यक्ति को तो वो अपनी आधी संपत्ति देने को तैयार है। सच कहूँ तो पिताजी का यह डिसीजन मुझे पसंद नहीं। इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हारा भी घाटा नहीं और मेरा भी। गोपाल ने अपनी योजना समझाकर विक्रम को अपने साथ मिला लिया और उसकी बहन नीलिमा से शादी करने का वचन दिया। विक्रम भी जल्दी से जल्दी बहन की शादी करके उसे रास्ते से हटाना चाह रहा था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि पिता की संपत्ति में कोई भागीदार बने। नीलिमा जन्म से ही ठीक से चल नहीं पाती थी। विक्रम को गोपाल का प्लान पसंद आ गया। वो खुद किसी भी तरह से नीलिमा को रास्ते से हटाना चाह रहा था। जो इज्जत मान सम्मान होशियार सिंह ने कमाया था और उसे आगे बढ़ाने में गौतम ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इतना अपमान सहने के बाद गौतम ने हवेली छोड़ दी। गौतम धनवंतरी और अपने दूधमहे बेटे को लेकर नौकरों के लिए बने कमरे में रहने चला आया, पर दुर्भाग्य ने पीछा नहीं छोड़ा। इतने बड़े धोखे से जो सदमा लगा वो सह नहीं पाया और एक दिन धनवंतरी और अनिकेत को अनाथ करके चला गया। और हवेली का क्या हुआ काकी? हवेली तो हार के बदले में जमींदार के कब्जे में चली गई थी। ठीक वैसा ही हुआ जैसा गोपाल ने सोचा था। गोपाल, आज मैं तुम्हें उपहार में तुम्हारी हवेली तुम्हें सौंपता हूँ। मेरी लाडली बहन का ख्याल रखना। विक्रम ने नीलिमा और गोपाल को वही हवेली उपहार में वापस देकर अच्छे भाई होने का फर्ज निभा पिता की नज़रों में श्रवण कुमार बनकर संपत्ति का मालिक बन गया। पर इतना करके भी गोपाल को चैन नहीं मिला। उसने वो कमरा भी बेच दिया जिसमें धनवंतरी नन्हे अनिकेत को लेकर अकेली रह रही थी। कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है काकी? कुसुम की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, पत्थर ही थे, दिल कहाँ था उन लोगों के? पर धनवंतरी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने उसी क्षण गांव छोड़ दिया और यहाँ अपने पिता के पास आ गई। धनवंतरी, यह क्या हुलिया बना रखा है? गौतम जी ठीक तो है पिताजी? रोते रोते धनवंतरी ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई तो सबकी आंखों से आंसू आ गए। अनिकेत के नाना जी गुस्से से लाल होकर बोले, तू चिंता मत कर धनवंतरी, देख कैसे सबको मजा चखाता हूँ। नहीं पिताजी, बात लड़ाई झगड़े और खून खराबे तक ना पहुँचे, इसीलिए उन्होंने आपको खबर नहीं होने दी और ना मैंने। अब बस सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिली तो आपके पास आई हूँ। मुझे शांति चाहिए पिताजी, ताकि मैं अपने बच्चे का भविष्य संवार सकूं। पर बेटा, उन्हें सबक तो सिखाना होगा। नहीं पिताजी, अब गौतम ही नहीं रहे तो मेरा उस घर से, उस गांव से कोई रिश्ता नहीं रहा। ना ही मैं कोई न्याय चाहती हूँ। आज के बाद इस विषय पर कोई बात नहीं होगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण इस घर की भी शांति भंग हो। उसके बाद धनवंतरी के पिता ने स्कूल में उसकी नौकरी लगवा दी। दिन गुजरने लगे। अपनी मेहनत के दम पर धनवंतरी ने अनिकेत को इतना बड़ा इंजीनियर बना दिया। एक बात बताइए काकी, गोपाल चाचा ने साजिश रची थी, इसका पता कैसे चला? गौतम के लिए रचे षड्यंत्र का सच तो गांव में सब समझ ही रहे थे कि यह निर्मला देवी और गोपाल की ही कोई करतूत है। कुछ महीनों बाद गोपाल और विक्रम के बीच हुए झगड़े से यह बात जग जाहिर हो गई। उन लोगों में किस बात का झगड़ा हुआ काकी? बेटा, जब आदमी गलत रास्ते पर चलने लगता है तो उसके मन में सिर्फ खुरापाते चलती है और कुछ नहीं।
गोपाल ने हवेली बेच दी। निर्मला देवी और नीलम को लेकर जमींदार की हवेली में मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए घर जमाई बन गया। बस इसी बात पर विक्रम और गोपाल के बीच जोरदार कहासुनी हो गई। विक्रम ने चिल्ला चिल्ला कर गोपाल के काले कारनामे खोल कर रख दिए। दोनों में खूब हाथापाई भी हुई। गोपाल ने विक्रम पर गोली चला दी, जो जमींदार साहब को जा लगी और उनकी मौत हो गई। नीलिमा का क्या हुआ और ज़्यादा कुछ नहीं पता बहू। बस उस कांड के बाद गोपाल को जेल हो गई थी। अब तो इस बात को काफ़ी समय बीत गया। गोपाल जेल में है या छूट गया, कुछ पता नहीं। ना ही निर्मला देवी और नीलिमा की कोई खबर है। 2 दिन पहले सरपंच जी किसी शादी में शामिल होने गए थे, इसीलिए अचानक यह बातें होने लगी और तुमने सुन ली। वैसे भी क्या करना है जानकर, गड़े मुर्दे उखाड़ोगी तो बदबू ही आएगी। यह बातें याद दिलाकर क्यों धनवंतरी के जख्म हरे करना। ठीक कहा काकी। ओ कितना दर्द अकेले सहा है माँ ने, पर माँ ने यह बात अनिकेत से क्यों छुपाई। इसमें छुपाने जैसा क्या था काकी, यह बात मुझे समझ नहीं आई। बेटा बात बिल्कुल साफ है। अगर यह बात बचपन में ही अनिकेत को पता चल जाती तो अनिकेत कभी इंजीनियर नहीं बन पाता। उसके मन में चाचा से बदला लेने की भावना पनपती रहती। धनवंतरी अनिकेत के उज्जवल भविष्य के लिए अपने दर्द को पी गई। अब तुम बताओ, क्या यह बात जानकर अनिकेत कभी आगे बढ़ पाता? उसके मन में हिंसा घर नहीं कर जाती? रामवती ने सवाल किया। जरूर कर जाती काकी। अनिकेत क्या कोई भी बेटा होता तो वह अपने माता पिता को तकलीफ देने वाले की वजह को जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश करता। बस यही सोचकर धनवंतरी ने अनिकेत को कभी कुछ नहीं बताया। धनवंतरी इस गांव की बेटी थी तो गांव वालों ने भी सच जाहिर नहीं होने दिया। कुसुम बेटा, तुमने भी सुना होगा कि सच पर चाहे कितने भी पर्दे चला लो, वो कभी ना कभी बाहर आ जाता है। जैसे कि कल गलती से तुमने हमारी बात सुन ली। हाँ काकी, पर अच्छा हुआ ना, मुझे सच पता चल गया। अब कम से कम इस बारे में माँ से तो कभी कोई सवाल नहीं करूँगी। पर अनिकेत को यह सच बताना पड़ेगा। कभी कभी बाहर से गलत तरीके से पता चली बात इंसान के सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित कर देती है, और मैं नहीं चाहती कि फिर कोई तूफान आकर हमारी जिंदगी की खुशियों को ग्रहण लगा दे। तुम्हारी बात सही है बेटा, चलती हूँ। रामवती काकी वहाँ से चली गई। कुसुम भी घर लौट आई। धनवंतरी कुसुम के देर से आने के कारण बेचैन हो रही थी कि पता नहीं कुसुम कहीं सच तो नहीं तलाश रही। कुसुम के आते ही कहाँ रह गई थी बहू, मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। कहीं नहीं माँ, कुछ काली परछाइयाँ हमारा पीछा कर रही थी, बस उन्हें ही अपने से दूर झटकने गई थी। कुसुम की बात सुनकर धनवंतरी चौंक गई। मतलब? कुछ नहीं माँ, अब सब ठीक है। कल कुछ गलतफहमी हो गई थी, अब वो दूर हो गई माँ, कहते हुए मुस्कुरा दी। अच्छा कुसुम। यह सुनकर धनवंतरी के चेहरे पर सुकून दिखाई देने लगा। वो सोचने लगी, अच्छा ही हुआ जो कुसुम कल की बात से बाहर आ गई। रात को कुसुम ने अनिकेत को अतीत से परिचय कराया तो वो सन्न रह गया। क्या मेरे माता पिता के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ? मुझे इस बारे में अभी तक कुछ पता नहीं। मैं अपनी माँ को दुख देने वाले को छोड़ूंगा नहीं। कुसुम तुम देखना कैसा सबक सिखाता हूँ। मैं माँ से बात करता हूँ। अनिकेत 1 मिनट रुको, यहाँ बैठो, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। अनिकेत चुपचाप बैठ गया। अनिकेत यह बात सुनकर अभी अभी तुम्हारा रिएक्शन कैसा था? तुम्हारे अंदर बदले की भावना पनपने लगी ना? इतनी बड़ी बात सुनकर तो कोई भी आपे से बाहर हो जाएगा कुसुम।
यही तो माँ नहीं चाहती थी। माँ तुम्हें पापा जैसा नेक इंसान बनाना चाहती थी और उनकी तपस्या पूरी भी हो गई। आज उनका बेटा एक बहुत बड़ा इंजीनियर है। क्या अब भी तुम माँ की तपस्या भंग करना चाहते हो? यह बात मैंने तुम्हें इसीलिए बताई ताकि कल बाहर से पता चले तो तुम बदले की आग में ना जलने लगो। मैं तुम्हारी बात समझ गया कुसुम। जब माँ अपने अतीत को याद नहीं करना चाहती तो हम क्यों उन्हें वो सब याद दिलाकर उनके जख्म हरे करें। थैंक यू कुसुम, तुमने बड़ी होशियारी से मेरा अतीत से परिचय करा दिया। थैंक यू तो हमें भगवान का करना चाहिए अनिकेत। उन्होंने हमारी माँ को दर्द सहने की शक्ति दी। अनिकेत और कुसुम बात कर रहे थे। बाहर खड़ी धनवंतरी की आंखों से आंसू बह रहे थे। धनवंतरी बैंक के कुछ पेपर्स लेकर आई थी, लेकिन दोनों को अतीत की बातें करते सुन ठिठक कर रुक गई। उसकी आंखों के सामने कुछ पुरानी यादें झलकने लगी। तभी कुसुम की नज़र धनवंतरी पर पड़ गई। अनिकेत, माँ कहाँ? ओ, लगता है माँ ने हमारी बात सुन ली। अरे माँ, आप यहाँ, हमें आवाज़ लगा दी होती। अनिकेत बोला, यह देने आई थी पेपर्स। आगे बढ़ाते हुए धनवंतरी बोली, मैं बहुत खुश हूँ कुसुम, जो मुझे भगवान ने तेरी जैसी बहू दी। मैं कभी अनिकेत को इस तरह नहीं समझा पाती जैसे तूने समझा दिया। माँ आगे बढ़कर अनिकेत और कुसुम ने धनवंतरी को गले लगा लिया। माँ, जो हुआ सब भूल जाओ। अब कभी भी बीती बातें याद कर दुखी मत होना। हम लोग अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश हैं।